गुड मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पूरा चैप्टर जो आपको रीड करा दिया था। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा रीड करा दिया था। ठीक है, अब जो है मैं क्या करूँगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करा दिया, तो मैं उसके आपको क्वेश्चन आंसर पूरे कुछ क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको करा दूँगा। आप उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये रहा है क्वेश्चन आंसर्स। विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियोस बिलोंग? ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस। सेकंड क्वेश्चन इज नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द पेंटिंग प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियोस 1848। आंसर हो जाएगा इसका द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक द पैक्ट बिटवीन नेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज द नेशन स्टेट? ए स्टेट in which the majority of its citizens and ruler develop a sense of common identity and share history or descent. Question number 5 है, what is the difference between modern state and nation state? Okay, तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट में देखिए सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर ए डिफाइंड टेरिटरी। नेशन स्टेट है आपका मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स नॉट ओनली रूलर्स डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। ठीक है क्लास, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी आने के पूरे चांसेस। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर। इसको चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नेम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, तो मतलब है जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि नेशन के लिए एक आइडिया एक विचार। ठीक है, कैसे आया ये इस चैप्टर में बताया गया है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन आया नेशनलिज्म का वो आया एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से। अब आपको नेशनलिज्म होने से क्या मतलब? नेशनलिज्म होने से मतलब है एक राष्ट्र के लिए भावना, एक एकता की भावना, एक यूनिटी, जिससे एक नेशन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं, सबको मतलब काम करने का बराबर इक्वल राइट्स, मतलब सबको बराबर, मतलब सबको कॉमन समझा जाएगा। और नेशनलिज्म यानी कि एक राष्ट्रीयता की भावना, सब में देश के प्रति एक मतलब ऐसी भावना जिससे वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं नेशनलिज्म। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो आया नेशनलिज्म का वो आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 से। फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वाज ए फुल फ्लैट टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ अब्सोल्यूट मोनार्च। तो इससे पहले जो है फ्रांस जो था वो एक मोनार्च, 1789 से पहले मतलब फ्रांस में एक मोनार्च शासन के अंडर में काम करता था, यानी कि उसमें मोनार्च शासन हुआ करता था। मोनार्च मतलब क्या होता है? मोनार्च मतलब होता है एक साम्राज्यवादी शासन, मतलब एक ऐसा शासन जिसमें इंडिविजुअल कोई राजा या रानी
राज करते हैं पूरे कंट्री पर, ठीक है, और उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, जो रेस्ट्रिक्शन होता है सिटीजन्स पे होता है, ठीक है। तो एक उसको बोलते हैं मोनार्चियल शासन, यानी कि राजा रानी वाला एक तरीके से शासन बोल सकते हैं। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए ना, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आए, जिससे जो पावर थी ना वो ट्रांसफ़र कर दी गई। सोवरेनिटी होती है एक पावर जो या तो मोनार्च शासन में राजा पे रहेगी, मतलब एक सबसे उत्तराधिकारी होता है, उसको बोलते हैं सोवरेनिटी। जिसके पास सबसे बड़ी पावर होती है उसको बोलते हैं सोवरेनिटी। तो वो मोनार्च से निकलकर फ्रेंच के सिटीजन्स में आ गए, ठीक है। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल who would henceforth constitute the nation and the shape and destiny। तो अब ये कहा गया रिवॉल्यूशन से ये बताया गया कि जो अब शासन जो होगा ना वो वहाँ के सिटीजन, वहाँ के लोगों में होगा, वो ही एक कॉन्स्टिट्यूशन का नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। ये बताया गया था इसमें। आगे देखते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट could create a sense of collective identity amongst the French people। अब आगे चलकर क्या हुआ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उन्हें मतलब लोगों में एकता की भावना लाने की, इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट किए गए कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए, यानी कि उन्होंने हर वो संभव प्रयास किया लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब लोगों में एक अपने राष्ट्र के प्रति नेशन के लिए एक एकता की भावना लाने के लिए, उसको बोलते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक एकता की भावना लाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले सोचा एक नेशन तब तक नहीं बन सकता जब तक लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। तो उसको जगाने के लिए उन्होंने आइडिया लाए। तो आइडिया उन्होंने कौन सा लाए थे, द आइडिया ऑफ द ला पैट्री। आइडिया था आपका द ला पैट्री, मतलब आपका देश, आपके पिता का देश, आपका देश, फादरलैंड बोलते हैं, ठीक है। एंड ला सिटियोन द सिटीजनशिप, यानी कि आपका देश हमारा देश, ये तरीके से ये आइडिया दो लाए गए थे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। द आइडिया ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों में कहाँ से आई, आइडिया क्या था, ला पैट्री और द सिटीजनशिप, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखिए। एम्फसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, और लोगों और ये जोर दिया गया कि मतलब सिर्फ नेशन बनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये न्यू फ्रेंच फ्लैग द टाई कलर, अब जो है फ्रांस का एक नया तिरंगा झंडा बनाया गया, वाज चूजन द रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, और वो कि फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड उस समय जो पहले 1789 से पहले जो झंडा हुआ करता था मोनार्च शासन में, वो फॉर्मर रॉयल स्टैंड था, उसको चेंज करके रिप्लेस करके इस झंडे को बनाया गया था, ठीक है। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो जो स्टेट जनरल था इलेक्ट किया गया था एक्टिव सिटीजन के द्वारा, जिसका नाम बदल कर रख दिया था बाद में नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली एक ऐसी असेंबली थी जिन्होंने मतलब कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, उसको बोलते थे नेशनल असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले। न्यू हिमेंस वर कंपोज, मतलब नए गाने बनाए गए, नए गाने कंपोज के हिमेंस, यानी कि एक तरीके से गाने संगीत इस तरीके से बोल जाएगा, मतलब लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए नए गानों का निर्माण किया गया। ओथ मतलब शपथें दिलाई गई लोगों को। मार्टियर्स कॉमरोटेड, यानी कि मार्टियर हो जाता है शहीद लोग, जो शहीद लोग होते हैं उनको याद किया गया। ऑल द नेम ऑफ द नेशन, और ये सब हुआ राष्ट्र के नाम पर, ठीक है। ये मतलब उन्होंने हर संभव प्रयास किया लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए, एकता की भावना लाने के लिए। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इज फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन द टेरिटरी। तो सेंट्रल पावर थी ना वो चेंज होकर सिटीजन्स में आ गई, ठीक है। वो सारा प्लेस जो है लॉज जो थे बाकी सारे मतलब सेंट्रल पावर से हटकर सब सिटीजन्स के उसमें आ गया, जो मतलब जो काम होगा वो सिटीजन्स के ही द्वारा होगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। अब क्या किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हुआ करती थी उस समय, जो व्यापारी हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे
वर्क करने के लिए।